अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान 2 हफ्ते से जारी मुज़ाकरात पर पहले मुस्बत बातचीत और खुशगवार माहौल के दावे किए जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश करने में ताखीर के बाद दोनों फरीकैन की जानिब से कुछ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। एक तरफ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करने में ताखीर पर मुज़ाकराती अमल में मुश्किलात के खदशे का इजहार कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल में अब दीगर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत का मुतालबा कर रही है और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के इख्तियार पर सवालात उठा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा, जो 3 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि हमारे मुस्कुराने और कहके लगाने का वक्त आ गया है, वो अब कह रहे हैं कि हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार नहीं है। आज उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट में ये लिखा कि आज भी हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार नहीं है। इसके अलावा मुज़ाकराती कमेटी के एक और रुकन असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत को हमने मोहलत दी है कि वो मुज़ाकराती अमल पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले, ताकि मुज़ाकरात में जो भी अग्रीमेंट हो उस पर अमल दरामद यकीनी बनाए जा सके। इमरान खान के अलावा जो हमारी लीडरशिप जेल में, इनकी साथ भी हमारी रबिताकारी एक्सेस होनी चाहिए, ताकि हम यकसुई के साथ एक डिसीजन तक पहुंच सकें। फाइनल डिसीजन इमरान खान का होगा। अगर आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर क्या आप मुज़ाकराती कमेटी से अलग हो जाएंगे? नहीं, मतलब फिर वो कमेटी नहीं रहेगी ना। कमेटी तो तब है जब इमरान खान की सपोर्ट हो उसकी। हाँ। इसमें जो मेन स्टेक होल्डर्स है, हाँ, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आपको समझना चाहिए कि वो मेन स्टेक होल्डर को भी जो हुकूमती कमेटी है, हम उसको टाइम दे रहे हैं कि वो उधर भी अपनी जितनी भी उसकी स्टेक होल्डर्स है उसके साथ बात करे, उनको एतमाद में ले, ताकि जो भी एग्रीमेंट हो उस एग्रीमेंट में कोई इबाहम न हो। तो नेक्स्ट वीक में हम बिल्कुल हमने मशवरा किया है और नेक्स्ट में हम अपनी वो भी दे देंगे। हमने उसको कहा कि हमने जो बातें की वो मिनट्स हो चुके हैं उनके पास, या आप यूँ समझो कि हमारा रिटर्न है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुज़ाकरात के 2 अदवार के बाद बातचीत को मुस्बत और खुशगवार कह रही थी, वो अब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के इख्तियारात पर सवालात उठा रही है और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने के मुतालबात कर रही है। दूसरी जानिब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने असद कैसर के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल देते हुए इस खदशे का इजहार किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश करने में ताखीर और बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने से मुज़ाकराती अमल में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मुज़ाकरात के 2 अदवार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टेक होल्डर से मुशावरत का कोई मुतालबा नहीं किया है। लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तहरीरी मुतालबात पेश करने पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं है और असद कैसर के बयान से लगता है कि तहरीरी मुतालबात पेश करने के वादे को पूरा करने में उन्हें मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात पर अपने खदशात का बार बार इजहार कर चुके हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में होने वाली कमिटमेंट से यू टर्न भी ले सकती है, इसलिए वो हुकूमत और अपनी मुज़ाकराती कमेटी को मोहतात रहने और इस्तेमाल हो जाने से बचने के मशवरे देते रहे हैं। इसके अलावा अहम बात यह है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई है, तब से 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला ताखीर का शिकार हो रहा है। ज़राए के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला दूसरी बार मौखर हो गया है और कल सुनाए जाने वाला फैसला अब कल नहीं सुनाया जाएगा और फैसले की नई तारीख से मुतालिक वकला को कल आगाह किया जाएगा। इससे पहले 18 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज किया था और यह फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाना था, लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया और 23 दिसंबर को सुनाए जाने वाला फैसला मौखर कर दिया गया था। इसीलिए 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में मुमकिना तौर पर दूसरी बार ताखीर को हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात से जोड़ा जा रहा है। अहम बात यह कि अगर इस केस के फैसले में दोबारा ताखीर होती है तो यह फैसला भी इमरान खान के खिलाफ माजी में दिए गए फैसलों की तरह मुतनाज़ा हो जाएगा। पिछले साल इलेक्शन से पहले इमरान खान को तोशाखाना केस, साइफर केस और इद्दत केस में सजाएं सुनाई गई थी, लेकिन जिस उजलत में उन केसेस के ट्रायल्स हुए और जितनी जल्दबाजी में इमरान खान को सजाएं सुनाई गई थी, उसने उन फैसलों को मुतनाज़ा बना दिया था। उन केसेस के ट्रायल के दौरान न ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया गया और न मुल्जिम को फेयर ट्रायल का मौका दिया गया। उन केसेस के ट्रायल्स पर यह तनकीद हुई कि ना ही ट्रायल्स के दौरान मुल्जिम को 342 का बयान रिकॉर्ड कराने का मौका दिया गया और ना ही उसे अपने हक में गवाह को पेश करने का मौका मिला था। इसलिए इन केसेस के फैसलों पर कानूनी हलकों की जानिब से भी तनकीद की गई थी। लेकिन 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस इमरान खान के खिलाफ एक ऐसा केस है
जिसके ट्रायल पर बाकी केसेस के ट्रायल की तरह सवालात नहीं उठाए गए। इस केस का ट्रायल तकरीबन 1 साल से ज्यादा तक चल चुका है, जिस पर इमरान खान की अपनी लीगल टीम भी इत्मीनान का इज़हार कर चुकी है। लेकिन मुज़ाकरात के आगाज के बाद अब केस के फैसले में ताखीर से ये शकूक व शुबात पैदा होते हैं कि क्या इस केस का फैसला भी कंट्रोल किया जा रहा है। इस पर सियासी पार्टीज का तो मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर डार, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाना था, फिर एक दिन पहले ये पता चला कि ताखीर होगी, 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। अब फिर ये इत्तलात आ रही है कि कल इस केस का फैसला नहीं सुनाया जाएगा, उसमें मजीद ताखीर होगी। जी शहजाद साहब, ये फैसला जो है 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। उसके बाद 18 दिसंबर को जो एहतसाब अदालत के जज है नासिर जावेद राणा, उन्होंने अनाउंस किया था कि 23 दिसंबर को ये फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन 23 दिसंबर से एक दिन पहले उनके जो बानी पीटीआई के वकला है उनको ये बताया गया कि फैसला जो है मौखर किया गया है और अब ये फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। लेकिन आज हमारी जराये से बात हुई, क्योंकि कल से ये खबरें गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे भी कि ये फैसला शायद ना सुनाया जाए, और आज सुबह तक इसकी कहीं से कोई तस्दीक नहीं हुई। करीबन 3 बजे के करीब हमारे जो है बात हुई है जराये से, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये फैसला जो है मौखर कर दिया गया है, कल ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा और इसकी जो तारीख है वो भी अभी अनाउंस नहीं की गई है। कल शायद बानी पीटीआई के वकला और जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम है उनको ये नई तारीख दी जाएगी। लिहाजा 3 मरतबा ये फैसला मौखर हो गया है। हालांकि 18 दिसंबर को जब ये फैसला महफूज किया गया था तो उस वक्त जो जज हैं नासिर जावेद राणा, उन्होंने ये फैसला सुनाने की तारीख जो है 23 दिसंबर। शब्बीर डार, कोई वजह पता चली है कि क्या कोई टेक्निकल रीजन है, इसका वक्त लग रहा है जजमेंट लिखने में, या फिर सियासी हलकों में तो इसको जोड़ा जा रहा है कि जो उस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई हुकूमत के दरमियान, उस वजह से ये मौखर हो रहा है? देखें, जो हमारी जराये से बात हुई है, बज़ाहिर तो इस वक्त कोई बड़ी वजह सामने नहीं है कि ये फैसला क्यों मौखर किया जा रहा है। लेकिन जाहिर है एक सियासी जो डायलॉग चल रहा है पीटीआई और हुकूमत के माबैन, ये इस बारे में अजम्पशंस भी हैं और लोग बहस भी कर रहे हैं। ये एक वजह है सामने के जो डायलॉग प्रोसेस चल रहा है पीटीआई की मुज़ाकराती टीम और हुकूमती मुज़ाकराती टीम के माबैन, उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस भी हो रही हैं। बानी पीटीआई से मुलाकातों का भी बंदोबस्त किया गया है। लिहाजा ये कभी इम्कान है कि जो मुज़ाकराती सिलसिला चल रहा है इसको मुतासर न होने के लिए ये फैसला शायद मौखर किया जा रहा हो, लेकिन ये कोई बड़ी वजह नहीं है ना, ये सिर्फ अजम्पशंस है अभी तक। लेकिन दिलचस्प बात ये शहजाद साहब की, जब ये फैसला आखिरी स्टेज पर था उस वक्त चूंकि इमरान खान ने कमरा अदालत में जज साहब को बताया था कि इस केस में मैं अपने गवाह भी पेश करूंगा। उन्होंने 16 गवाहान की अदालती गवाहान की फहरिस्त भी अदालत को दी थी, लेकिन वो दरखास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। लेकिन इमरान खान ने हमें बताया था कि मैं अपने गवाह इस केस में पेश करूंगा। लेकिन उन्होंने 342 का जब बयान अदालत में जमा कराया उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने गवाह पेश नहीं करूंगा। मैंने उनसे पूछा था कि आपने तो ट्रायल के दौरान भी 1-2 मरतबा बताया था कि आप अपने गवाह पेश करेंगे, लेकिन अब आप पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि अब हम टाइम जाया नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि फैसला जल्दी आए। लेकिन जाहिर है वो जब आखिरी स्टेज पे था फैसला, तो ये केस, तो इमरान खान भी चाहते थे कि ये फैसला अब जल्दी आए। लेकिन अब चूंकि ये ताकीद हो रही है और बार बार मौखर किया जा रहा है तो सवालात तो उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर डार साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस पर मजीद बात करेंगे, उसके लिए हमें ज्वाइन किया है साहिबजादा हामिद रजा साहब ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान भी है। साहिबजादा हामिद रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जो 2 आपकी मीटिंग्स हुई हैं हुकूमती कमेटी के साथ, उसके बाद ये कहा गया कि बड़े खुशगवार माहौल में मीटिंग हुई है, मुस्बत बातचीत हुई है, बस अब इंतजार है कि कब हम तहरीरी मुतालबा देते हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि कुछ खदशात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज आपने भी ट्वीट किया और आपने ये कहा है कि आज भी हुकूमत के पास फैसला साजी के इख्तियार नहीं है। कल असद कैसे साहब ने एक टीवी शो में कहा कि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी एतमाद में लेना ज़रूरी है ताकि जो भी अग्रीमेंट हो उस पर अबहम ना हो। ये सडनली क्या हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अव्वलन तो हम जो अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के अंदर शरीक तमाम मेंबरान हैं, हमारे पास कम से कम ये हमारी गट फीलिंग है या हमारा एनालिसिस है
और शायद कुछ डके छुपे अल्फाज के अंदर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से भी ये बात की गई है कि जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं। अच्छा, हमारा जो ये मौक़िफ़ था कि फ़ैसला साजी वाला, ये हम डे फर्स्ट से इस बात पर कायम थे। गुज़श्ता 9 माह में मौजूदा हुकूमत की तरफ से ये बात कही जाती थी कि फ़ैसला साजी का इख्तियार हमारे पास है। तो अब मुज़ाकरात के ज़रिए हमने ये बात कही कि जी ठीक है, अगर फ़ैसला साजी का इख्तियार आपके पास है तो हम आपको ये 2 शराइत अपनी पेश कर रहे हैं। इसके ऊपर आपके तर्ज़ अमल से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास फ़ैसला साजी का क्या इख्तियार है। लेकिन एज़ इफ़ नाउ अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछें या हमारी एक गट फीलिंग समझें, वो यही है कि शायद जो दूसरे साइड का क्वार्टर है या जिन्हें हम ताकतवर हल्के कहते हैं, उनकी तायीद हमें बज़ाहिर हुकूमत के साथ नज़र आ रही है। ताकतवर हल्कों की हिमायत नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल। तो फिर आपने ये पोस्ट क्यों किया कि हुकूमत के पास फैसला साजी का कोई इख्तियार नहीं है? ये मेरा गुज़श्ता ट्वीट होगा जी। आज के दिन में तो मैं मुसलसल सफ़र के अंदर हूँ, बल्कि कल रात से सफ़र में हूँ। आपको पता है कि सेंट्रल पंजाब के अंदर फॉग का इशू है, तो मैं तो अभी भी आपका प्रोग्राम गाड़ी में बैठ के कर रहा हूँ। कुछ आपका ट्वीट जो शायद वो उसमें आया हो आज की डेट में मेरी तरफ से, तो भी एज इफ नाउ आई हैवंट ट्वीटेड एनीथिंग। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुबह 8:18 यानी कि 5 जनवरी 2025 1:18 का ये ट्वीट है कि आज भी हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार नहीं है। लेट मी चेक इट जी। फैसला साजी के ऊपर तो हम आज भी क्लियर है, मैंने आपसे पहले बात कर दी, हम आज भी क्लियर है। हम पहले भी हमारा नुक्ता नज़र ये था कि हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार नहीं है। हाँ। लेकिन जब हुकूमती हल्कों की तरफ से ही ये बात बावर करवाई गई है कि जो फैसला साज हैं वो ऑन बोर्ड हैं, तो उसके बाद जाहिर है फिर उसके जो एंगल है वो तब्दील हो जाता है जी। सही, लेकिन आपका ट्विटर हैंडल तो आप खुद ही हैंडल करते हो, पाकिस्तान से ही होता है ना, बाहर से तो नहीं होता इमरान खान के अकाउंट की तरह? नहीं जी, मेरा पाकिस्तान से ही हैंडल होता है, मैं खुद नहीं करता। हाँ। लेकिन पाकिस्तान से ही होता है। नॉर्मली मेरे पास चूँकि मेरी अवेलेबिलिटी का इशू होता है, तो हाँ। वो जो हमारी टीम है वो करती है जी। सही है। और कल असद कैसर साहब ने भी बात की, जिस पे आज इरफान सिद्दीकी साहब का भी रद्द अमल आया है। असद कैसर साहब ने ये कहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसका उनका इशारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, कि उनका भी ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है ताकि जो भी एग्रीमेंट हो उसमें अभाम ना हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो तासुर आपको मिला है कमेटी की तरफ से भी, वो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है। जी, जो तासुर हमें मिला है, और देखिए मैंने तो डे फर्स्ट ये बात कही थी कि अगर उस साइड से तायीद हासिल ना होती तो शायद हुकूमत मुज़ाकराती टेबल पर बैठती ही ना। आज भी मैं अपनी इस बात पे स्टैंड करता हूँ जी। सही है। तो इस वक्त जो इरफान सिद्दीकी साहब का बयान है, जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि बार बार अगर आप मौक़िफ़ तब्दील करेंगे तो मुज़ाकरात का अमल मुस्बत अंदाज से आगे नहीं बढ़ सकेगा। उसमें एक यही वाली बात है कि वो कह रहे हैं कि अब तक हमें तो नहीं कहा गया कि स्टेक होल्डर्स को भी शामिल करें। दूसरा, क्योंकि असद कैसर साहब ने ये भी बात की कि जो हमारे दीगर लीडर भी इस वक्त कैद हैं, उनसे भी हमें राब्ता करने का मौका दिया जाए। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि ये मुतालबा भी पहले नहीं किया गया है कमेटी मेंबरान से। असद कैसर साहब ने किस पैराए में गुफ्तगू की है जी, मैं उनकी गुफ्तगू सुन नहीं सका। लेकिन हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है जी। हमारे 2 ही मुतालबात थे, और एज इफ़ नाउ वो हमारे 2 ही मुतालबात हैं, और हमने बड़ा कैटेगोरिकली पहली मीटिंग के अंदर भी और दूसरी मीटिंग के अंदर भी वो हुकूमत के सामने रखे जी। और जो दूसरी मीटिंग से मामला तीसरी मीटिंग तक गया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि गुज़श्ता मीटिंग जो हमारी कमिटमेंट की गई थी खान साहब से करवाने की, वो मुलाकात एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में थी और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए थी। हमने ज़ाहिर है बहुत अहम चीज़ें डिस्कस करनी है खान साहब के साथ, उसके लिए हमें कंप्रीहेंसिव टाइम चाहिए जहाँ पर हम इन डिटेल एक एक चीज़ डिस्कस कर सकें। तो जब हमने ये गुज़श्ता जो दूसरी मीटिंग हुई उसमें हुकूमती कमेटी के आगे ये बात रखी, तो उनकी तरफ से हमारे इस मौक़िफ़ की तायीद की गई और ये बात कही गई कि बिल्कुल आपको सफिशेंट इनफ टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि गुज़श्ता मीटिंग पहली मीटिंग से के बाद जो हुई थी वो उसमें तो हमारे पास टाइम सिर्फ 30-35 मिनट का था। तो ये स्टेटस है जी एज इफ नाउ। तो इन राइटिंग देने में आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं है? मुतालबात नहीं, मुतालबात देखिए जी, 2 सीधी सी चीज़ें हैं, उसके अंदर हम 2 लाइनें लिख के दे देंगे इन राइटिंग, उसमें इन राइटिंग कौन सा मसला। लेकिन निटी ग्रिटीज़ हैं। मसलन जब उमर अयूब साहब की तरफ से और सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से गुज़श्ता मीटिंग के अंदर मिसिंग पर्सनस का मामला भी उठाया गया, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका मसला उठाया गया, उनके जो विक्टिमाइजेशन है उसका मसला उठाया गया, तो हुकूमत ने उसके ऊपर हमसे तफसील मांगी है।
अब जाहिर है हमने मिसिंग पर्सन्स की तफसील देनी है, हमने जो हमारे इंजर्ड हैं, बुलेट इंजरी के ज़रिए वुंडेड हैं, उनकी तफासिल प्रोवाइड करनी है। फिर कुछ हमारा अपना एनालिसिस है, फिर हमारे पास पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की गुज़श्ता 2 रोज़ की 3 रोज़ की फीडबैक है। तो ये सारी चीज़ें हम ज़ाहिर है खान साहब से डिस्कस करने के बाद ही किसी पोजीशन में होंगे जी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको एतराज़ है ये बात लिख के देने में कि असीरान और इमरान खान, असीरान बशमूल इमरान खान की हमें रिहाई हम चाहते हैं, तो ये लिख के देने में आपको कोई प्रॉब्लम हो कि आगे जाके अगर आप लोगों की बात नहीं बनती तो फिर आपके खिलाफ सियासी तौर पर इस्तेमाल होगा? नहीं जी, हम कौन सा को रिहाई को एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए मांग रहे हैं या हम ये कह रहे हैं कि जेलों के दरवाजे खोल दें और बाहर निकाल दें। हमने रिहाई के प्रॉपर मैकेनिज्म के ऊपर भी बात की और वो मैकेनिज्म ये है कि जिस तरह गुज़श्ता 1 माह पहले तकरीबन खान साहब की तमाम केसेस में ज़मानत मुकम्मल हो गई थी और उनकी रोबकार जारी होनी थी, लेकिन रोबकार जारी होने की बजाय कोने खुदरे से एक FIR निकाल के तो उसके अंदर खान साहब को जुडिशल कर दिया गया। इसी तरीके से जो हमारे असीरान हैं उनमें से अबव दैन 80% के ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। अब जब ट्रायल मुकम्मल हो जाता है तो एक जो मुल्ज़िम है ज़मानत उसका इस्तेहकाक है आईनी और कानूनी तौर पे, लेकिन प्रोसिक्यूशन पॉलिटिकली विक्टिमाइज करते हुए उस ज़मानत में रोड़े अटकाती है, को बोगस FIRs कर दी जाती हैं। तो हमारा जिस रिहाई के मैकेनिज्म पे बात हो रही है वो ये है कि प्रोसिक्यूशन के तर्ज़ अमल को सही किया जाएगा और प्रोसिक्यूशन अगर अदालतों से इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है जैसा कि पहले मिला, वो साइफर के केस में सुरखरू बाइज्जत तरीके से बरी हुए, आइंदा केसेस में भी होंगे, तो उसके अंदर फिर रोड़े ना अटकाए जाएं, इस तरीके पर बात होगी। बाकी अदरवाइज हम कोई ये बात हुकूमत से नहीं कह रहे कि आप जेल का दरवाज़ा खोल दें और इमरान खान साहब बाहर आ जाएं या आपको एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान साहब को बाहर ले आए। मैं कैटेगोरिकली इस बात की वजाहत कर रहा हूँ जी। सही आईनी, कानूनी और अदालती महाज को इस्तेमाल करके बावकार तरीके से सुरखरू होकर बाहर आने की बात कर रहे हैं। सही है। और ये भी बताएगा हामिद साहब कि अब इमरान खान से कब मुलाकात आपकी मुतवक्को है? ये जराए से खबरें आ रही थी कि कल शायद आप लोगों की मुलाकात होगी क्योंकि तोशा खाना का केस भी कल लगा हुआ है। जी, एक्सपेक्टेड यही है कि हमारी कल ही मुलाकात होगी या परसों मुलाकात होगी, क्योंकि दरमियान में वीकेंड आ गया था और संडे वाले दिन में मुलाकात नहीं हो सकती। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल या ज़्यादा से ज़्यादा परसों हमारी मुलाकात हो जाएगी जी खान साहब से। सही है। और जो 190 मिलियन पाउंड केस है, अब 18 तारीख को ट्रायल मुकम्मल हुआ। जज साहब ने कहा कि 23 दिसंबर को इसका फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन इस दौरान आप लोगों की कमेटी बन गई, फिर हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी और फिर 23 तारीख से एक दिन पहले ये फैसला किया गया कि अब ये 23 तारीख को नहीं आएगा, ये 6 जनवरी को फैसला आएगा। अब बड़े क्लियर इंडिकेशंस हैं हामिद साहब कि जैसे ही मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, दोनों की तरफ से कमेटियाँ तश्कील दे दी गई, तो जो केस सुनाया जाना था अब उसके फैसला सुनाने में ताखीर हो रही है। तो इसका तो बराह रास्त ताल्लुक लग रहा है कि इस केस और मुज़ाकरात से है, क्या ऐसा ही है? नहीं, मैं नहीं समझता जी इसका कोई ताल्लुक मुज़ाकरात के ज़रिए है। हम इसके ऊपर बहुत क्लियर हैं कि जिस तरह गुज़श्ता मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई और जिस उजलत में सज़ा सुनाई गई और फिर रात को 9 बजे तक जेल में ट्रायल करके सज़ा सुनाई गई। हाई कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन के पास जब हमने उस सज़ा को चैलेंज किया तो कुछ कहने के लिए नहीं था और वो सज़ा ख़त्म हो गई। हम आज भी ये समझते हैं कि चूँकि इमरान खान साहब इस केस के अंदर बेनिफिशरी नहीं है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट इमरान खान साहब को, उनकी अहलिया को, उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द को, उनकी जमात के किसी फ़र्द को, उनके दोस्तों को, किसी को नहीं मिला। पैसे जो हैं वो हुकूमत के अकाउंट के अंदर हैं, जगह जो है यूनिवर्सिटी जो है वो ट्रस्ट है। तो हमारा तो नुक्ता नज़र ये है कि शायद सज़ा सुनाने के लिए दोबारा इनके पास मटेरियल ही नहीं है, इसको डिले किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल सज़ा के असरात अगर सुनाई जाती है, और इसके ऊपर भी खान साहब गुज़श्ता मीटिंग के अंदर बिल्कुल क्लियर थे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गुज़श्ता सज़ाओं की तरह ही एक मिलता जुलता फैसला आएगा इस किस्म का, लेकिन उसके बावजूद रवैयों में तलखी बढ़ेगी। मैं एग्री करता हूँ इस बात के साथ, लेकिन मुज़ाकरात का अमल 31 जनवरी तक जारी रहेगा। अच्छा, मतलब मुज़ाकरात आप कह रहे हैं रवैयों पर तलखी आ सकती है, लेकिन मुज़ाकरात जारी रहेंगे, उस पर असरअंदाज नहीं होगा ये फैसला? जी, उसके ऊपर खान साहब की वाज़ेह डायरेक्शन थी जी कि 31 चूँकि हमारी कट ऑफ डेट है और हमने खुद ये अनाउंस किया कि कट ऑफ डेट हमारी 31 जैन होगी। तो 31 जैन तक आप कोशिश कर लें कि हुकूमत अगर ये दो मुतालबात मानती है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं मानती तो फिर हम अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे जी। और क्या ये भी मुतालबा है इमरान खान का कि बुशरा बीबी दोबारा जेल नहीं जाएंगी और इसी कंडीशन पे ये मुज़ाकरात जो है फिर शुरू हुए? सर 10 माह आपने उन्हें जेल में रख तो लिया, निकला क्या केस में से? कुछ भी नहीं निकला। अब मजीद आप मकसद है उन्हें रख के क्या करेंगे? लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से या हमारी तरफ से ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई जी। बुशरा बीबी क्यों चाहेंगी जी? जब नहीं, अगर फैसला 190 मिलियन पाउंड का खिलाफ आता है तो उसमें तो दोनों मुल्जिमान है ना, इमरान खान भी है, बुशरा बीबी भी है। तो अगर फैसला कन्विक्शन होती है तो फिर तो दोबारा जेल जाना पड़ेगा ना उनको।
सर हफ्ते में फिर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। उन्होंने पहले बड़ी ग्रेस के साथ जेल को फेस किया, वो 10 दिन और फेस करना पड़ा। वो कोई डील करके या कोई इस किस्म की बातचीत के जरिए बाहर नहीं रहना चाहती। ये मैं इस बात के ऊपर आपको बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर रहा हूँ जी। सही है। अच्छा, दूसरा, एक तो आपने कहा कि कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान बाहर नहीं आते, हम चाहते हैं कि जुडिशियल प्रोसेस के जरिए हो, लेकिन हुकूमत उस पर असरअंदाज ना हो। लेकिन जो दूसरा आपके एक डिमांड है कि 26 नवंबर और 9 मई पे जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। अब जुडिशियल कमीशन का आप मुतालबा तो कर रहे हैं, लेकिन 9 मई से जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से केसेस थे वो हो चुके हैं, उसमें कुछ लोगों की सजा माफ भी हो चुकी है। और 26 नवंबर पे भी अभी एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग थी, वजीर आजम ने तो बड़े दो टोक अल्फाज में कहा था कि ये सारा प्रोपेगेंडा था, कि गोली चली है, शहादतें हुई हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा भी बाद में कि नामुनासिब बात है। लेकिन आपको लग रहा है कि इस पर वाकई हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट जो उनके पीछे जो आप कहते हैं कि ऑन बोर्ड भी है, कि वो तैयार हो जाएंगे कि हाँ जुडिशियल कमीशन बनाया जाए दोनों मामलों पर? देखिए जी, एपेक्स कमेटी के अंदर सबसे पहली बात तो ये कि वजीर आजम ने जब ये बात की तो हमारे CM KPK ने उन्हें कन्फ्रंट किया था वहाँ पर, और उन्होंने बतलाया कि हमारे 13 शुहदा हैं, हमारे 56 के करीब बुलेट इंजर्ड वुंडेड हैं, जिनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी हमारे पास हैं। ये पूरी डिटेल उन्होंने वहाँ पर रखी। तो उन्होंने बाकायदा वजीर आजम को कन्फ्रंट किया है एपेक्स कमेटी के मीटिंग के अंदर कि वजीर आजम गलत हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखें मिलिट्री कोर्ट का जो मामला है वो अभी तक सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल इजाज़त दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस केस का फैसला नहीं सुनाया कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। हमारा उसके ऊपर बड़ा प्रिंसिपली क्लियर स्टांस है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। इसलिए हम उस जब सज़ा को ही मानने के लिए तैयार नहीं है तो उसकी माफ़ी को क्या तस्लीम करेंगे। जिन लोगों को रिहा किया गया उसके अंदर एक आप टेक्निकल चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि वो लोग ऑलरेडी दी गई सज़ा जो कि गैर कानूनी थी उसमें अपनी सज़ा की मुद्दत मुकम्मल कर चुके थे। उन्होंने यानी केस बाहर आना ही था तो वो बाहर आ गए। उनकी सजाएं कम थी और काफी अरसे से वो जेलों में थे। लेकिन देखिए, अक्सर बातें सुन के ये लगता है कि ये तमाम मामला जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना इस वक्त, वो निटी-ग्रिटीज है। असल इशू वो है जो राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले हफ्ते एक टीवी शो में कहा। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को रियायत मिल सकती है, उस पर गौर किया जा सकता है उनके मुतालबात पर, अगर तहरीक इंसाफ अपने तर्ज सियासत को तब्दील करे और इस सिस्टम को, इस हुकूमत को चलने दें, उनकी राह में रुकावट ना बने। ये असल मुद्दा लगता है हामिद साहब की ये डिमांड है हुकूमत की कि बार बार इस्लामाबाद आकर या बार बार मैंडेट की जो आप बात करते हैं वो छोड़ दें, तर्ज सियासत को तब्दील करें तो आपको रिलीफ मिल सकता है। क्या इसके लिए तैयार है तहरीक इंसाफ? सर, सबसे पहली बात तो यह है कि हमने कोई रायत डिमांड नहीं की, हमने किसी किस्म की रायत नहीं मांगी। हम तो जुडिशियल सिस्टम के जरिए बाहर आने की बात कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये, क्या तर्ज सियासत बदलने जी? क्या इस्लामाबाद में आके एहतजाज करना या पाकिस्तान की किसी रोड के ऊपर एहतजाज करना या किसी जगह पर एहतजाज करना, आइन ने ये हक हमें नहीं दिया? अब ये क्या तरीकाकार है कि आप इस तर्ज सियासत को बदलें? अगर तर्ज सियासत बदलना था तो जिस वक्त आप इफ्तिखार चौधरी को रिहा करवाने के लिए एक जत्था लेकर लाहौर से निकल पड़े थे, तो क्या आपका तर्ज सियासत क्या? सिंपली वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत चलने दें, हुकूमत गिराने की बात ना करें। सर, अपोजिशन में होते हुए हम कैसे ये बात कह सकते हैं कि हम हुकूमत नहीं कराएंगे? हमें आइन ने एक हक दिया है कि हम कौमी असम्बली के अंदर एक तो अवामी प्रेशर क्रिएट करके और कौमी असम्बली के अंदर हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद लेकर आ सकते हैं। हम कैसे ये बात गारंटी कर सकते हैं कि हम नहीं लेके आएंगे या हम एहतजाज नहीं करेंगे? एहतजाज हमारा आइनी कानूनी हक है, वो हम बिल्कुल करेंगे। अगर हमें करने की जरूरत महसूस हुई तो हम बिल्कुल करेंगे। और हुकूमत को जो चलने की गारंटी है वो अपोजिशन में रहते, फिर हमने अपोजिशन क्या करनी है? फिर हम घरों को जाएं। अपोजिशन का काम ही मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर राइज है वो यही है कि अपोजिशन थ्रू हाउस चेंज की कोशिश करती है। वो अगर हम किसी मौका पर समझेंगे तो हम बिल्कुल करेंगे, उसकी हम कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद रजा मौजूद थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात पर अब हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने भी यही कहा था, PTI ने भी यही कहा था कि बड़े खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुस्बत बातचीत हो रही है, लेकिन तहरीरी तौर पे उन्होंने अब तक अपने मुतालबात नहीं दिए थे। लेकिन कल असद कैसर साहब ने यह कहा है कि जो डायलॉग हो रहा है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें स्टेक होल्डर्स यानी कि एस्टैब्लिशमेंट का होना भी ज़रूरी है, ताकि अगर किसी एग्रीमेंट पर आप पहुँचते हैं तो उसको उस पर अमल दरामद में कोई अभाम ना रहे। अब ये डिमांड है तहरीक इंसाफ की जानिब से। बहुत शुक्रिया शहजाद। मैंने देखा है इंटरव्यू असद कैसर साहब का,
उसमें बहुत सी नई बातें हमारे सामने आई हैं। ये बात जिसका तज़किरा आपने किया है, स्टेक होल्डर्स, पहली दोनों हमारी जो मीटिंग्स अब तक हो चुकी हैं उनमें इशारतन किनायतन किसी भी हवाले से कोई तज़किरा इस चीज़ का नहीं किया उन्होंने। यानी हमसे ये नहीं कहा गया जी कि आप स्टेक होल्डर से पहले बात कर लें जो फ़ैसला साज है बकौल उनके, ताकि हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो नतीजा खेज़ हों तो फिर उन पर अमल दरामद की गारंटी मिल सके। अब जो कल उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही है तो मेरा ख्याल ये है, मेरा जवाब उस पर यही होना चाहिए कि हम किस किस से बात करते हैं, किस किस से कौन कौन स्टेक होल्डर्स है हमारा, या किस किस से हमें ज़मानत चाहिए, किससे गारंटी चाहिए, ये सब हमारा दर्द सर है। जब हम एक एग्रीमेंट में पहुँचेंगे, एक अहदनामा करेंगे, एक MOU हमारा साइन होगा या एक एग्रीमेंट साइन होगा तो उसकी सारी ज़िम्मेदारी हम पे आएगी। वो कमेटी हुकूमती जो है वो हुकूमत की जो नुमाइंदगी कर रही है और हुकूमत किस किस से मशवरा करती है, किस किस से राय लेती है, किस किस की सपोर्ट चाहती है, वो हुकूमत का काम है। उन्हें इस सिलसिले में परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरी बातें भी कुछ उन्होंने फरमाई हैं, मसलन ये भी उन्होंने कह दिया है कि जी अब तक जो गुफ्तगू हुई है वो मिनट हो चुकी है और हमारी तरफ से हम समझते हैं कि यही हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है। ऐसा तो मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। उन्होंने दोनों दफ़ा दोनों जो हमारे एग्रीमेंट अपना कम्युनिके साइन हुए हैं और दोनों जो एलामिये जारी हुए हैं, दोनों में उन्होंने कहा है कि हम अपने तहरीरी मुतालबात हुकूमत के सामने पेश करेंगे। बाहर जाके मीडिया से भी ये बात कही है। आज वो कह रहे हैं कि जी जो गुफ्तगू हुई है, रिकॉर्ड हुई है या मिनट हुई है, उसी को हमारी रिटर्न वो समझा जाए, ऐसे नहीं होगा। उन्हें चाहिए कि वो संजीदगी से लें अपनी बातों को। अगर इब्तदाई में उनके ऐद और उनकी यकीन दहानियाँ मशकूक हो जाएंगी या वो उनको पूरा नहीं कर सकेंगे तो हमारा एतबार जो उन पर हम कर रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। अच्छा, इस पर अभी इरफान साहब, क्योंकि हमने कई बातें कहती, मैं पहले इन दोनों ज़रा बातों पर आपकी तवज्जो लाना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमने इंटरव्यू किया है हामिद रजा साहब को, वो भी ऑब्वियसली कमेटी का हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि जो उनको तासुर मिला है आप लोगों की गुफ्तगू से, यानी हुकूमती अरकान की गुफ्तगू से जो उनको तासुर मिला है वो ये है कि जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं यानी कि ताकतवर हल्के वो ऑन बोर्ड हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें कोई इशू नहीं है ऐसा, वी हैव अ फीलिंग कि वो ऑन बोर्ड ऑलरेडी हैं। तो क्या ऐसा कोई तासुर आपने दिया है उनको? देखें, वो कहते हैं कि हमने ये तासुर लिया है, तो ये तासुर अगर उन्होंने ले लिया है या अपने तौर पे इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि स्टेक होल्डर्स हमारे साथ हैं या जो कुछ हम कर रहे हैं वो उनकी मर्ज़ी और मंशा और इजाज़त से कर रहे हैं, तो फिर ये कहना कि जी आप उनके पास जाएं और स्टेक होल्डर से बात करें और उनसे गारंटी लेके आएँ कि जो मुआहदे होंगे वो उनकी ज़मानत, तो फिर तो नहीं कहना चाहिए ना। अगर वो कन्विंस्ड हैं कि हमारे साथ हैं स्टेक होल्डर्स और हमें बकौल 2 कदम आगे वो सोच रहे हैं कि हमें तो स्टेक होल्डर्स ने बिठाया है बात करने के लिए, फिर कोई तशकीक होनी नहीं चाहिए, फिर शुकूक शुबात नहीं होने चाहिए ना, फिर उन्हें हम पे यकीन कर लेना चाहिए। लेकिन बरसबील तज़किरा में ये बात कहना चाहूँगा कि वो हमसे बात कर रहे हैं, वो जिनको स्टेक होल्डर्स कहते हैं उनसे बात करने की 2-2.5 साल 1.5 साल पूरी कोशिश कर चुके हैं, वो नहीं दरवाज़ा खोला। वो दरवाज़ा जब नहीं खुला तो वो स्पीकर के पास गए, स्पीकर ने कहा जी हाँ ठीक है मैं दरवाज़ा एक खोलता हूँ आपके लिए। स्पीकर ने एफर्ट की, एक कमेटी हुकूमत से बनवाई, दूसरा दरवाज़ा खुल गया। अब वो दूसरे दरवाजे के ऊपर चढ़ के अगर किसी और रोशनदान में झांकना चाहते हैं जहाँ से पहले दरवाज़ा नहीं खुला था, तो ऐसे नहीं होगा। वो हम पे एतमाद करें, हम जो कुछ भी अहद करेंगे उनके साथ उस पर पूरा उतरेंगे पूरी, चाहे किसकी जमानत हमें है या नहीं है। लेकिन ये जरूरी, क्योंकि इरफान साहब क्योंकि आप कह रहे हैं उन्होंने अगर ये तासुर लिया है, लेकिन मैं आपसे जरा जानना चाहूंगा कि क्या उनका ये तासुर दुरुस्त है कि स्टेक होल्डर्स जो है, तमाम स्टेक होल्डर्स वो आपके साथ ऑन बोर्ड हैं? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखें हुकूमत के साथ या नून लीग के साथ जो तनाव है PATI का वो तो है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तनाव है। आज से नहीं है, जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है उसके बाद से है। वो कुछ इंडिविजुअल्स को जो कि लीडरशिप रोल में है फौज में, उनके नाम ले लेके उनके हवाले से बात करते रहे। फिर 9 मई का वाकया है जिस पे DG ISPR ने कहा था कि माफ़ी के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो इसलिए ज़रूरी है ना ये बात कि अगर आप लोग भी मुज़ाकरात कर रहे हैं तो इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट हो या कम से कम उनको एतमाद मिले या जो उनके रिजर्वेशंस है उनको दूर किया जाए।
देखें, अगर उनकी रिजर्वेशंस दूर नहीं होंगी, मसलन 9 मई है, 9 मई के हवाले से उन्होंने स्पेसिफिकली कोई बात नहीं की, 9 मई का नाम ही नहीं लिया, सिवाय इसके कि 9 मई पे कमीशन कायम किया जाए या 26 दिसंबर पे कमीशन कायम किया जाए। अब ये बातें हैं, अब कमीशन कायम हम करने की पोजीशन में होते हैं नहीं होते हैं, वो बात आगे चलेगी जब वो तहरीरी तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर एक चीज़ लेके आएंगे। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अगर वो इतने ही कंसर्न्ड हैं और इतने ही तशवीश है उनको और इतने ही खदशात हैं कि जी बात बनेगी नहीं, तो फिर वो अपना इस सारे तर्ज़ अमल पे दोबारा सोच लें, क्योंकि वो हमसे बात कर रहे हैं, वो हम पे एतमाद करें ना। जिधर वो शकुक व शुबात वाली दुनिया तो वो छोड़ आए हैं, उधर तो बात उनकी बनी नहीं। उन्होंने स्पीकर से दरख्वास्त की है, उन्होंने GHQ जाके अर्जी नहीं दागी, तो अब जो रास्ता स्पीकर ने चुना है उस पर चलें और जो पगडंडियाँ GHQ या इधर उधर या पारे जा रही हैं उनको छोड़ दें ना, वो हम पे छोड़ें। ठीक है। और मुज़ाकरात आप लोगों ने कहा कि इमरान खान से आप लोग बिल्कुल करें, उनसे आप मुशावरत करें, तो इसकी अब इजाज़त मिल जाएगी? क्योंकि सुनने में आ रहा था वो सैटरडे को चाहते थे लेकिन हो नहीं सकी, तो अब मुलाकात कब हो जाएगी ताकि ये मामला आगे बढ़े मुज़ाकरात का? देखें, वो इंतज़ामी मामलात होते हैं, हम जो ही इनसे एक वादा करते हैं हम कम्युनिकेट कर देते हैं अथॉरिटीज़ को, वज़ारत दाखिला को, वज़ीर आज़म साहब को। अब इंतज़ामी मामलात में एक आध दिन ऊपर तले हो सकता है, लेकिन उनकी मुलाकात इंशाल्लाह हो जाएगी मंडे को। और हमने ये भी कहा है कि उनको उनकी तसल्ली या इत्मीनान के मुताबिक एनवायरनमेंट दी जाए, माहौल दिया जाए जहाँ वो खुल के बात कर सकें, और उसके बाद वो आएंगे। और हम तवक्को रखते हैं कि वो ताज़ा तरीन हिदायत भी लेके आएंगे और जो मुआहदे हमारे साथ वो कर चुके हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर तीसरी दफ़ा भी हमें ये कहा जाता है जी कि हम तो कुछ नहीं लेके आए, तो अब तक आप शहजाद यकीन जानिए, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि 23 दिसंबर से लेके आज तक हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। हम जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर उलझनें बढ़ती रहेंगी। अब देखें, कल के इंटरव्यू ने नई उलझनें डाल दी हैं, नए मुतालबात डाल दिए हैं। जब ठोस एक दस्तावेज़ नहीं होगी उस पर पेशकदमी हम नहीं करेंगे, कल वो कहेंगे जी कि अच्छा हमने तो ये नहीं कहा था, ये मुतालबा तो हमारा था ही नहीं, आप क्यों ये लेके आ गए। और शायद यही वजह है कि आप चाहते हैं कि एक दफ़ा चीज़ राइटिंग में आ जाए ताकि वो ऑन पेपर हो कि क्या क्या चीज़ें उनके मुतालबात हैं। अच्छा, 18 तारीख एग्जैक्टली जी 18 तारीख को इरफान साहब ट्रायल मुकम्मल हो गया था 190 मिलियन पाउंड केस का, और जज साहब ने कहा कि 23 दिसंबर को हम ये फैसला सुना देंगे। इस दौरान क्या हुआ कि PTI की मुज़ाकराती कमेटी बन गई, आप लोगों की कमेटी बन गई और मुज़ाकरात का एक तरीके से आगाज़ हो गया। और फिर वो केस कहा गया कि 23 तारीख को अब नहीं सुनाया जाएगा उसका फैसला, अब 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। आज ये इत्तलात आ रही है कि शायद अब कल भी नहीं सुनाया जाएगा 6 जनवरी को, उसमें मजीद ताखीर होगी। तो इससे तो क्लियरली ये लग रहा है कि जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला है उसमें ताखीर हो रही है फैसला सुनाने में, उसका कनेक्शन इन मुज़ाकरात से लगता है। मेरा ख्याल नहीं है कि उसका कनेक्शन कोई इस चीज़ से है। इसलिए एक तो हमारे दरमियान एक चीज़ तय हुई है, पहली मीटिंग के अंदर तय हुई है कि बाहर की जो भी डेवलपमेंट्स हैं, और डेवलपमेंट्स को हमने बिल्कुल खोल के बयान किया था कि वो क्या हो सकती हैं। वो बाहर तकरीरें हो सकती हैं, जलसे हो सकते हैं, बयानात हो सकते हैं, प्रेस टॉक्स हो सकती हैं, TV शोज़ हो सकते हैं, मुकदमों की सज़ाएँ हो सकती हैं, मुकदमात में बरीयतें हो सकती हैं। हम इन चीज़ों को अपने मुज़ाकरात पे असरअंदाज नहीं होने देंगे। हमने ये तय किया है दोनों कमेटियों ने। पहली बात तो ये है कि हमारा, दूसरा मैंने एक स्टेटमेंट वकास अकरम साहब की पढ़ी थी जो उनके सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जो भी नतीजा आएगा 190 मिलियन पाउंड केस का, वो इन मुज़ाकरात पे असरअंदाज नहीं होगा। तो वी होप सो कि हम बाहर की दुनिया के यरगमाल ना हों और अपनी दुनिया आप पैदा करें और अपने मामलात को खुद लेके आगे चलें। जी, अभी इरफान साहब हमारे शो पे ये कहा है हामिद साहब ने कि इमरान खान ने भी कहा था कि जो भी फैसला है 190 मिलियन केस का, मुज़ाकरात 31 जनवरी तक जारी रहने चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि अगर इमरान खान के खिलाफ फैसला आया, हम समझते हैं वो इनोसेंट है, तो एक तलखी पैदा हो सकती है, लेकिन मुज़ाकरात कंटिन्यू होंगे। ये भी हामिद खान साहब ने कहा है। लेकिन मामला ये है इरफान साहब, इलेक्शन से पहले 3 केसेस, तोशा खाना, साइफर और इद्दत केस में जब इमरान खान को सजा हुई तो कई लोगों ने तनकीद की, राना सोनाल ने भी की कि इसका तो उल्टा PTI को फायदा होगा क्योंकि बड़ी जल्दबाजी में ये फैसले सुनाए गए और ये स्टैंड नहीं कर पाएंगे हाई कोर्ट में। तो उससे वो कहते हैं कि उल्टा हुकूमत को नुकसान हुआ, नून लीग को नुकसान हुआ, PTI को फायदा हुआ। अब ये 190 मिलियन पाउंड एक ऐसा केस है जिसमें PTI की अपनी लीगल टीम कहती रही है कि बड़ा ड्यू प्रोसेस मिला है, बड़ा 1 साल 1.25 साल ये केस चलता रहा है और फिर इसका ट्रायल मुकम्मल हुआ है। लेकिन अगर इसका नतीजा जो फैसला आना है उसमें बार बार ताखीर होती रहेगी और उस वक्त होती रहेगी जब मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो फिर शक पैदा होगा कि क्या
ये फैसले भी कहीं से कंट्रोल किए जाते हैं कि जब वक्त आएगा तब सुनाए जाएंगे, जब वक्त नहीं होगा तो ताखीर होती रहेगी? देखिए शहजाद, मैं चूँकि इन मामलात को ज़्यादा नहीं जानता कि मुकदमे में ताख़ीर या फ़ैसले में ताख़ीर क्यों हो रही है, मैं बिल्कुल प्रिवी नहीं हूँ इस सूरत हाल का। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर उधर भी ये स्पिरिट मौजूद है और इधर भी ये मौजूद है कि हम बाहर के फ़ैसलों को, अदालती फ़ैसलों को, सज़ाओं को, जज़ाओं को बीच में नहीं लाएंगे और अपना काम अपनी रफ्तार के मुताबिक और जैसा कि हम कर रहे हैं अभी तक, लेकिन अगर हम यरगमाल हो जाएंगे बाहर के एटमॉस्फेयर का, देखो ना, हमने तलखियों की एक बड़ी जो मिकदार है उन्होंने भी पीछे रख दी है, हमने भी पीछे रख दी है। लिहाजा जब वो तलखियाँ हमने मिटा दी हैं तो फिर किसी नई तलखी को अपने ऊपर तारी करके इस प्रोसेस को ख़राब नहीं करना चाहिए। इस प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे तरीके से बढ़ना चाहिए। देखिए, उनका हमारे साथ बैठना, हमारा उनके साथ बैठना, आमने सामने गुफ्तगू करना, बातचीत करना, एक दूसरे के मामलात को समझने की कोशिश करना बजाते खुद बड़ी पेशरफ्त है। सही, एक मौजूद बात आने तक भी अगर ये प्रोसेस जारी जिया तो ये बजाते खुद बड़ी अच्छी पेशरफ्त है जो माहौल को ठंडा करने में मदद दे रही है। सही, मैंने भी प्रोसेस को जारी रहना चाहिए। हामिद साहब से भी सवाल किया कि बाकी तो चले, ऐसा लगता है कि निटी ग्रिटीज है, लेकिन असल बात राना साहब ने ऐसा लगता है कुछ दिन पहले की थी। उन्होंने कहा था कि पीटीआई के मुतालबात पर गौर हो सकता है, माना जा सकता है, अगर वो ये गारंटी करें कि वो ये सिस्टम चलने देंगे, इसके ऊपर बार-बार हमलावर नहीं होने देंगे, हुकूमत चलने देंगे। बेसिकली उनके वन लाइनर ये था। तो ये कोई मुतालबा है हुकूमत का या अनसेट मुतालबा है एटलीस्ट अब तक? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है कि हम सारे जो अरकान हैं या उधर जो अरकान हैं वो अपनी अपनी राय देते रहते हैं, अपने कमेंट्स देते रहते हैं, लेकिन हमारी तरफ से इज्तमाही तौर पर ना तो कोई ऑफ़र की गई है उनको, सिवाय इसके कि अगर उन्होंने कहा जी कि फैसिलिटेट करें मुलाकातों के लिए तो हम कर रहे हैं। सही, ना ही हमने उनसे कोई मुतालबा किया है, ना हमारी कोई डिमांड है। हमने शहजाद उनको ये भी नहीं कहा कि आप ये कॉल जो दे रखी है आपने सिविल नाफरमानी की, ये वापस ले लें या अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल, हमने कुछ नहीं कहा उन्हें। वो जहाँ हैं वो बेशक करते रहें, हम चाहते हैं कि यहाँ आएँ तो खुले दिल से बात करें और खुले दिल से आगे चलें। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि कल की जो बातें हुई हैं असद कैसर साहब की, उन्होंने इस कमेटी में अब तक जो पेशरफ्त हुई थी उसके हवाले से कुछ नए इश्यूज खड़े कर दिए, नए मुतालबात आ गए हैं जो पहले बिल्कुल हमारे सामने थे ही नहीं। स्टेक होल्डर से बात करो, हमें खान साहब के अलावा भी बहुत से कैदियों से मिलना है, इस तरह की जो चीज़ें हैं। और फिर ये कि जी हमारा तो इख्तियार कोई नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया। चलें अब देखते हैं कि अगली मीटिंग में क्या वो अपने मुतालबा जब तहरीरी शक्ल में देते हैं तो उसमें कुछ इजाफा करते हैं या वही दो मुतालबात होंगे। एक आखिरी सवाल, काबीना के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि फैसला हो चुका है नून लीग में कि काबीना में तौसी करनी है, कुछ नए लोगों को लेकर आना है। बताइएगा कि क्या बात दुरुस्त है, फैसला हो चुका है पार्टी लेवल पर? जी हाँ, बड़ी हद तक मेरा ख्याल है मुशावरत हो चुकी है और जिन शख्सियात को उन्होंने लाना है उनके नाम भी बड़ी हद तक तय पा चुके हैं। उनको अभी कन्वे नहीं किया गया, लेकिन उनको बहुत जल्द हल्फ उठाने से एक आध दिन पहले जो अगले हफ्ते किसी दिन हो सकता है उनको कन्वे कर दिया जाएगा। और ये मरहला जो है ये शायद आखिरी मरहला ना हो, इसके बाद भी कोई मरहला हो, लेकिन ये तय हो जाएगा मेरा ख्याल है अगले हफ्ते तक। सही। और कौन कौन लोग हैं जो अब काबीना में शामिल किए जाएंगे? तो थोड़ा सा सस्पेंस रहने दें शहजाद। आप कह रहे हैं कि एक दिन पहले पता चलेगा? अच्छा है हमारे शो के जरिए पता चल जाए उनको, ताकि तैयारी शयारी कर रहे हैं वो अपनी। हाँ, वो एक दिन पहले फिर हम शो कर लेंगे ना। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे सिर्फ बस। वेलकम बैक। पिछले साल अगस्त में तलबा के मुल्कगीर एहतजाज के नतीजे में बांग्लादेश में शेख हसीना के 15 साला दौर का खात्मा हो गया था। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाले एहतजाज शेख हसीना के इक़्तिदार के खात्मे पर ख़त्म हुए, जिसके बाद शेख हसीना ने भारत में पनाह ले ली थी और अवामी लीग हुकूमत के खात्मे के बाद नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का चीफ एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया गया था और तब से वो बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर काम कर रहे हैं, जिनका कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात के बाद मुल्क में रवां साल के आखिर
या 2026 के शुरू में इलेक्शंस हो सकते हैं। अवामी लीग हुकूमत के खात्मे के बाद बांग्लादेश में बड़ी तब्दीलियां देखी जा रही हैं। हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से अपनी निसाबी किताबों में फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश का नाम भी तब्दील कर दिया गया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक बांग्लादेश के 2025 के तालीमी निसाब की किताबों में बाबाए कौम मुजीबुर रहमान के बजाय जनरल जियाउर रहमान को करार दिया गया है। यानी बांग्लादेश में शेख मुजीब के नक्श मिटाने का सिलसिला अब भी जारी है। इसके अलावा बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में वाज़ेह बेहतरी नजर आ रही है। दोनों ममालिक के दरमियान ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो गैर मामूली हैं। पिछले साल नवंबर में पहली मरतबा पाकिस्तान और बांग्लादेश में समुद्री रास्ते के जरिए बराह रास्त तिजारत का आगाज हुआ और कराची से बहरी जहाज बांग्लादेश की बंदरगाह चिटगांग पर पहुंचा था, जबकि इससे पहले दोनों ममालिक के दरमियान बहरी तिजारत सिंगापुर या कोलंबो के जरिए हुआ करती थी। इसके अलावा 2018 से दोनों ममालिक के दरमियान मुनक़ता फ़िज़ाई परवाज़ों की बहाली भी मुतवक्को है। कराची में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर महबूब आलम का एक तकरीब से खिताब करते हुए ये कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान फ़िज़ाई परवाज़ें जल्द बहाल हो सकती हैं। बांग्लादेश से ताल्लुकात में बेहतरी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले महीने में ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जांच पड़ताल के लिए कायम खसूसी सिक्योरिटी डेस्क ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही पाकिस्तानी वीज़े के दरख्वास्त देनकान के लिए फ़िज़ाई क्लियरेंस की शर्त और पाकिस्तान से आने वाले सामान की 100% फिजिकल मुआयने की शर्त को भी ख़त्म कर दिया गया है। अहम बात यह कि इक़दाम उस वक्त लिए जा रहे हैं जब बांग्लादेश हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ D8 के इजलास में शिरकत के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत कायरो में मौजूद थे। दिसंबर में इसी इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के दरमियान खुशगवार माहौल में मुलाकात भी हुई, जिसमें शहबाज शरीफ ने पाक बांग्लादेश तजारत और सफ़र में सहूलत के इन इक़दामात पर बांग्लादेश का शुक्रिया अदा किया। और मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दो तरफ़ा ताउन बिलखसूस तिजारत, अवाम के दरमियान राब्तों और सकाफती तबादलों के शोबों के फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को गहरा करने पर इत्तफाक किया। जबकि खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक इसी मुलाकात के दौरान बांग्लादेश के रहनुमा मोहम्मद यूनुस ने 1971 में बांग्लादेश की अलहदगी से पैदा होने वाली शिकायत को हल करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। AFP के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसाइल बार बार आते रहे हैं, आइए इन मसाइल को हल करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इससे पहले भी सितंबर 2024 में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर भी मुलाकात हुई थी, जिसमें शहबाज शरीफ ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी थी। और अब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बांग्लादेश का दौरा करेंगे। इसहाक़ डार का बांग्लादेश का दौरा फरवरी में मलेशिया के दौरे के बाद मुतवक्को है। इसहाक़ डार ने 2 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है, जो उन्होंने कबूल कर ली है। उनका कहना था कि बांग्लादेश हमारा बिछड़ा हुआ भाई है और इनके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए। रिसेंटली जब कायरो में थे तो बांग्लादेश के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस वक्त डॉक्टर यूनुस, तो उन्होंने भी उनको इनवाइट किया गया। उन्होंने असूली तौर पे इन प्रिंसिपल इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं क्यों नहीं विज़िट करता उनके विज़िट से पहले। तो चूँकि रास्ता एक ही है तो मैं जाते ही आते डेट्स वर्कआउट हो रही हैं कि मलेशिया के साथ मैं इंशाअल्लाह ढाका की विज़िट भी करूँगा। बांग्लादेश की विज़िट मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। हमारा वो एक भाई है, बिछड़ा हुआ भाई है, और हमें पूरी कोऑपरेशन करनी चाहिए उनके साथ। और इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत की ये प्रायोरिटी है इंशाअल्लाह कि हम मिल के उनके साथ काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट एंड ट्रेड फ्रंट थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अहम बात यह इसहाक़ डार का बांग्लादेश का ये दौरा किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का 12 साल बाद पहला दौरा है। इससे पहले आखिरी बार 2012 में हिरा रबानी खर ने बांग्लादेश का दौरा किया था। न सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि अवामी सतह पर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी नजर आ रही है, क्योंकि 1971 के बाद तारीख में पहली मरतबा ढाका में बानी पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी भी मनाई गई थी। इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास बेहतरीन मौका है कि सिफाती ताल्लुकात के साथ साथ माशी ताल्लुकात को भी बेहतर बनाएं, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर होते हुए ताल्लुकात से माशी फ़ायदा हासिल किया जा सके। इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत का हुजूम $1 बिलियन से भी कम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक साल 2023 में पाकिस्तान से बांग्लादेश तकरीबन $650 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की गई, जबकि उसी साल बांग्लादेश से $63 मिलियन से जायद की इंपोर्ट हुई। जबकि दूसरी जानिब बांग्लादेश और भारत के दरमियान
साल 2023 में तिजारत का कुल हुजूम $14 बिलियन से भी ज्यादा का था। इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मुमालिक के दरमियान तिजारत बढ़ाने की काफी गुंजाइश है और बेहतर होते हुए ताल्लुकात से इस तिजारत में इजाफा किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।